अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम नयाब रमजान है एंड आई एम एलोकेटेड टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आज का ऑनलाइन सेमिनार करने की वजह आप लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करना था। ये इंटरेक्टिव सेशन करना था कि हम इस बात पर डिस्कस करें कि सीएसएस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। आप एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा देर से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैडम आप ये बताएं कि प्रेसी राइटिंग कैसे होती है, आप ये बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इस पर्पज के लिए मैंने आज ऑनलाइन सेमिनार रखा था ताकि मैं आप लोगों से एक इंटरेक्टिव सेशन भी करूं और आप लोगों को ये बताऊं भी कि सीएसएस में क्या क्या चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जिसे मैं एड्रेस करना चाहूंगी वो आमना का था। आमना ने मुझे कराची से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैडम मुझे बताएं कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। यूजुअली हम यही समझते हैं हमेशा, वी थिंक दैट कि प्रेसी राइटिंग जो है उसका मतलब है कि हम छोटा करके लिखें, लेकिन एक्चुअली प्रेसी राइटिंग का मतलब छोटा करके लिखना नहीं होता, बल्कि प्रेसी राइटिंग का मतलब ये होता है कि हम वो सेंट्रल थीम फाइंड करें जिसके इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, आपके लिए जरूरी है कि आप वो सेंट्रल थीम को ढूंढें और इसके इर्द गिर्द जो भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, उन सबको इग्नोर करके आप सिर्फ वो सेंट्रल थीम फाइंड करें जो कि एग्जामिनर ने आपको जो है वो दी हुई है। अगर वो एजुकेशन पे कोई ऐसे डिस्कस करना चाह रहा है, मतलब एजुकेशन पे कोई पैराग्राफ डिस्कस करना चाह रहा है, तो वो उस थीम को, मतलब एजुकेशन को वो थीम के तौर पे रखेगा, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द आर्ग्यूमेंट्स होंगे या एग्जाम्पल्स होंगी या बाकी सब चीजें होंगी वो तो फिर आपने डेफिनेटली खुद सॉल्व करनी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेसी राइटिंग, और आमना खासतौर पर आपको समझाने के लिए टुडे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रेसी राइटिंग का मतलब ये ना सोचा करें कि सिर्फ 1/3 करना ही प्रेसी राइटिंग का मकसद होता है। यूजुअली एस्पिरेंट्स करते क्या है कि वो एक पूरा पैराग्राफ देखते हैं, उसमें 3 से 4 लाइंस को लेकर पहले उसे एक छोटा सेंटेंस बनाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 लाइंस को लेते हैं, उसमें भी यही काम करते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंस बना देते हैं और फिर कंटिन्यू करते रहते हैं इसी तरह, और समझते हैं कि चूंकि हमने 3-4 सेंटेंसेस का एक शॉर्ट सेंटेंस बना दिया और उसे 1/3 कर दिया, देयरफॉर अब यही हमारी प्रेसी होगी। जबकि प्रेसी का मकसद ये नहीं है। प्रेसी का मकसद आपका उसे आइडिया देना होता है कि आपने ये डिस्कस किया, एक्चुअली आप हमसे पूछना ये चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जब कभी कोई ट्रैफिक का हादसा हो जाता है, यूजुअली मैं अपने एस्पिरेंट्स को भी यही देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि जब कभी ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाता है तो आपसे, आप कभी ट्रैफिक वार्डन से कोई क्वेश्चन पूछे ना कि सर क्या हुआ है, तो ही डेफिनेटली से कि जो है ट्रैफिक का हादसा हो गया, वो ही नेवर से कि एक ट्रक आ रहा था, दूसरा आ रहा था, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं जाता। आप ये समझते हैं कि एफपीएससी का जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा होता है और आपने वो सेंट्रल आइडिया फाइंड करना होता है जिसके इर्द गिर्द सारा पैराग्राफ रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। शाहनवाज ने मुझसे पूछा था मुल्तान से, आज सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुए थे और लास्ट डे से भी हो रहे थे, जिससे मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा था कि लिख ले और मैं इनका कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन सेमिनार में जवाब दूं। डेफिनेटली जो आप इस वक्त पूछेंगे उसका जवाब तो देना मुझ पर फर्ज ही फर्ज है, लेकिन इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी एड्रेस करूंगी जो काफी दिनों से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम आप ये बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अगर मेरे फ्रेंड ने ऑप्शनल सब्जेक्ट ये ऑप्ट किया तो मैं इसे रख लूं या फिर मैं स्कोरिंग ट्रेंड दिखा करूं, मेरे लिए क्या बेसिक चीज क्या होगी जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन को जो है ना वो ऑप्ट करूंगा, ऑप्शनल को ऑप्ट करूंगा या फिर उसकी तैयारी करूंगा। देखें, सबसे पहली ऑप्शनल को ऑप्शनल के किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपकी एक्सपर्टीज होती है। अगर आपको लगता है कि मैंने इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई डिग्री की है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पे ज्यादा ग्रिप है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी मेरे पास इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि आप इंटरनेशनल लॉ के बजाय, इंटरनेशनल रिलेशंस के बजाय फिर आप पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा है तो आपको पॉलिटिकल साइंस रखनी चाहिए। मुझे पता था कि मैंने इंटरनेशनल लॉ को भी पढ़ा हुआ है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी उसमें पढ़े, मैं लॉयर भी हूँ, देयरफॉर मैंने अपने लॉ के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ को भी पढ़ा, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स जो ग्रांट किए थे। इसके बावजूद मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बेहतर तौर पे आता है।
और अगर आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर तौर पे आता है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको वही सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करना चाहिए जो आपको बेहतर तौर पे आता है। इससे होता ये है कि आप कंपटीशन में आ जाते हैं और आपका जो लेवल होता है एक क्वेश्चन का आंसर देने का वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर हम एस्पिरेंट्स ये समझ जाएं कि हमें ऑप्शनल्स को अडॉप्ट करते हुए, ऑप्शनल को ऑप्ट करते हुए हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि मैडम ने आपने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट की थी तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट कर लें, हमें ये भी नहीं देखना कि मैडम नयाब ने पंजाबी रखी थी तो हम पंजाबी रख लें। अगर मैं किसी भी वक्त पंजाबी के हक में बोलती हूँ या ये कहती हूँ कि पंजाबी को आप एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पर रखें, तो मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि पंजाबी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमेशा हमें दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स देती है। आप सिंधी रखें, आप पुश्तो रखें, जो आपकी लैंग्वेज आप रखें उसमें आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक दैट कि आपके क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी इन सब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेरे पास भी डेफिनेटली जैसे आप परेशान है, मैं भी बहुत परेशान थी कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं पंजाबी को रखूंगी तो मेरे मार्क्स बहुत बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, फिर हम एक आधा और क्वेश्चन जो देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि मैडम एसे राइटिंग में आप हमेशा ये कहती हैं कि कीवर्ड को पढ़ें। ठीक है, आप हमेशा ये कहती हैं कि कीवर्ड को पढ़ें और कीवर्ड की डोमेन को तैयार करें। आज मैं आप लोगों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक्चुअली मैं ये जो इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रही हूँ, मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस को जो आप लोगों के दिल में उठते हैं कि मैडम ये हो गया तो अब ऐसे क्या करें, अब ये सिचुएशन आ गई तो अब क्या करें। देखिए, अगर आप ऐसे राइटिंग में कीवर्ड तैयार कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रिपेयर्ड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो क्या आपको लगता है कि एफपीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जज करेगी? ऐसा नहीं है। एफपीएससी का इदारा आपको जज करता है आपकी डोमेन पे, आपकी रिसर्च बेस्ड नॉलेज पे। वो ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे आपने देखा होगा हमेशा पेपर में, हमेशा डिस्कस करती हूँ कि आपने ये देखा होगा कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जब भी कभी ऐसे देगा तो कभी ये नहीं लिखेगा इकोनॉमी, या कभी ये नहीं कहेगा करप्शन, या कभी पेपर में ऐसा नहीं लिखा होता एजुकेशन, क्योंकि एक्चुअली वो आपको आपके रिसर्च बेस्ड नॉलेज पे चेक करना चाह रहा होता है। आपकी जो रिसर्च होती है, आपका जो नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है, वो एक्चुअली उसे देखना चाह रहा होता है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है। जब भी कभी वो ये देखना चाह रहा होता है तो फिर वो ये भी कोशिश करता है कि वो आपको ऐसी डोमेन दे जो कि पाकिस्तान में उस वक्त एप्लीकेबल भी है, वो करंट सिनेरियो में भी है, और उसके साथ साथ उसके स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े हाईलाइटेड है न्यूज़पेपर में। आप मेरी बात को ऑब्जर्व कीजिएगा, लास्ट जो पेपर्स हो रहे हैं ऐसे के उनको देखिएगा गौर से, और आप अंदाजा कीजिएगा कि पेपर में हमेशा वो डोमेन देता है, कोई ना कोई एस्पेक्ट देता है, वो कभी एक जनरल ऐसे को डिस्कस करने को नहीं कहता। इसलिए आप ये मिस्टेक करते हैं। एस्पिरेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स एक्चुअली डिस्कस कर रहे होते हैं टॉपिक को। मुझे पता चल गया ना कि जेंडर स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो मैं हमेशा जेंडर स्टडी को जेंडर स्टडीज के टॉपिक को मैं जनरल तैयार कर लूंगी। लेकिन मुझे नुकसान पेपर में ये होगा कि जब मैं वहां डिस्कस करूंगी तो मेरे बड़े बहुत बुरे मार्क्स आएंगे। इस वजह से बुरे मार्क्स आएंगे क्योंकि उसने मुझे ऐसे जेंडर स्टडीज पर लिखने को नहीं कहा, उसने मुझे उसकी डोमेन डिस्कस करने को कहा। देखें, अगर वो यूजुअली एक बड़ा हॉट टॉपिक है वाई या जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं अपने आप को देखूं तो इस टॉपिक पर मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगी इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ द जेंडर इक्वलिटी, कंसिक्वेंसेज ऑफ द जेंडर इक्वलिटी। इस तरह की बातें लिखना बहुत एब्सर्डिटी क्रिएट कर देती हैं, और आपने पेपर में बड़ा क्लियर लिखना होता है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी होती या ऐसी बातें नहीं लिखनी होती जो कि एग्जामिनर की समझ में ना आए, कि अगर एक दफा उसे अंदाजा हो गया कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्टेटमेंट, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि आपके साथ वो क्या करेगा। वो आपको फेल करेगा। कितने मार्क्स पे फेल करना है ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे है, कि वो आपको 2 पे रखे या फिर 22 पे रखे या फिर 40 पे रखे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप ये देखें कि आपने स्टेटमेंट को डिस्कस करना होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, तो क्या ये मिथ है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको पहली फर्स्ट 2 लाइन्स में अपना स्टांस लेना चाहिए, ठीक है, आपको अपना स्टांस लेना चाहिए, और स्टांस लेते लेते आपको ये देखना चाहिए कि क्या मेरा स्टांस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। ईदर यू आर सेइंग कि यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, ईदर यू आर सेइंग कि नो इट इज नॉट अ मिथ इन पाकिस्तान। एक स्टांस लें, क्लियर स्टांस लें, ताकि पेपर चेकर को ये अंदाजा हो जाए। वेट फॉर अ मोमेंट।
ताकि पेपर चेकर को अंदाजा हो जाए कि आप एक्चुअली उसे बता दें, यानी अंदाजा हो जाए कि आप एक्चुअली स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। वो एस्पिरेंट्स जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि हमें लिखना कीवर्ड पे है, तो हमेशा फेल हो जाते हैं। कीवर्ड पे नहीं लिखना होता। करप्शन अगर टॉपिक आ गया तो करप्शन पे नहीं लिखना। डेमोक्रेसी का टॉपिक आ गया, एक्चुअली डेमोक्रेसी से ज्यादा आप उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। वाई जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, या फिर जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, ऐसी कोई असर्टिव स्टेटमेंट आ जाए तो सबसे पहले आपने स्टांस लेना होता है। स्टांस लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने रीजंस पे आना है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी मिथ है तो क्यों है, और अगर मिथ नहीं है तो क्यों है। अगर मैंने ये स्टांस ले लिया कि यस इट इज अ मिथ इन पाकिस्तान, तो फिर मुझे रीजंस बतानी है कि वाई आई एम सेइंग इट, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है। मैं उन रीजंस को लेके चलूंगी, फिर मैं वो कंसिक्वेंसेस बताऊंगी कि जेंडर इक्वालिटी अगर पाकिस्तान में मिथ ही रही तो क्या होगा। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे ये डिस्कस करूंगी कि अगर ये मिथ ही रहेगी तो क्या होगा। फिर मैं कोशिश करूंगी अपनी आउटलाइन में स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। यानी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी स्टेटमेंट यानी टॉपिक स्टेटमेंट से ना हटूं। टॉपिक पे ऐसे लिखना महारत नहीं है, आपकी महारत एक्चुअली टॉपिक स्टेटमेंट पे ऐसे लिखना है। और उस स्टेटमेंट को अगर आप हर जगह पे आर्ग्यू करते रहें, हर पैराग्राफ में उस पर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते रहें, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ऐसे को पास ना करें। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपका रिसर्च बेस्ड नॉलेज है, तो साथ साथ टॉपिक की जो स्टेटमेंट है उसे समझना भी जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। अच्छा, मोहम्मद ताहा ने मुझे पूछा है बुक्स के बारे में। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। देखें मोहम्मद ताहा सलीम, हमने कभी ये नहीं देखना होता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमेशा ये नहीं देखना होता। दो ये हो सकता है कि फिजिक्स आपको बहुत अच्छी आती है तो आप फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें, या फिर कंप्यूटर साइंस आपको बहुत अच्छी आती है तो आप कंप्यूटर साइंस को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें। लेकिन हमेशा आप ये नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस को या फिजिक्स को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आप तभी रख सकते हैं जब तक आप ये ना समझ लें कि हाँ मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान में फिजिक्स के जितने भी एक्सपर्ट हैं या जो कंप्यूटर साइंस के जितने भी एक्सपर्ट हैं मैं उन्हें एक अच्छा जो है ना वो कंपटीशन दे सकता हूँ। अगर आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता हूँ, तो देन यू शुड गो फॉर इट। आपको फिर एक अच्छा कंपटीशन देना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। लेकिन इफ यू फील कि नहीं मैं एक अच्छा कंपटीशन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ फिजिक्स को इस हद तक जानता हूँ कि फिजिक्स में ये थ्योरी होती है लेकिन उसकी एप्लीकेशन कैसी होती है मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि ये क्वेश्चन लिखूंगा या ये आंसर लिखूंगा तो मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, ये तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोशिश करें कि आप ऐसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करें जो कि सिर्फ आपके बैकग्राउंड में हो लेकिन आपको आता ना हो और आप उस पर एक्सपर्ट ना हो, तो ऐसा सब्जेक्ट कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बड़े ध्यान से रखना चाहिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, देखिए मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि मैंने लॉ किया हुआ था, इसके बावजूद मैंने मुस्लिम लॉ को या फिर सिर्फ लॉ को एज अ सब्जेक्ट चूज नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकती। मैं अगर इतना अच्छा नहीं लिख सकती तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं बेहतर लिखूं, वो सब्जेक्ट पढ़ूं जिसमें मुझे अबूर भी हासिल है। जिस चीज में मुझे अबूर हासिल नहीं, जिस सब्जेक्ट में मुझे अबूर हासिल नहीं, चाहे वो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखे, लेकिन नहीं रखना चाहिए। फिर आप कुछ ब्लंडर्स कर जाते हैं। समटाइम्स आप सोचते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर एक अच्छा ऑप्शन है। लिटरेचर उस बंदे को रखना चाहिए जिसकी जिंदगी लिटरेचर को पढ़ते हुए गुजर गई हो और 30 एज लिमिट तक उसने बहुत सारे सालों में 30 क्रॉस करने से पहले डेफिनेटली यू हैव टू गिव द अटेम्प्ट बिफोर, लेकिन 30 को क्रॉस करने से पहले आप बहुत अच्छा लिख रहे हो और अच्छा लिखते जा रहे हो, तो फिर तो आपको लिटरेचर को रखना चाहिए और पढ़ते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, अदरवाइज आपको कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये है कि स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने अभी देखा है कि ये क्वेश्चन आपका कि स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करते हैं। स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि पैराग्राफ की ना एक्चुअली एक साख्त होती है। पैराग्राफ को इतनी एब्सर्डिटी से नहीं लिख देते, इतने इनएडिकेट तरीके से नहीं लिख देते कि उसे अंदाजा हो कि अचानक आपने, मतलब मेरी बात ध्यान से सुने, आपने अचानक इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा उसमें आपने पैराग्राफ नंबर 2 में फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने टॉपिक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, आपने मतलब टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। टॉपिक सेंटेंस को लिखने के बाद आपने उसे एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स दी, फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस किए और इसके बाद आपने उसे कंक्लूड कर दिया।
जब आप नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ जाएंगे तो आपको एक्चुअली पैराग्राफ नंबर 2 से लेके पैराग्राफ नंबर 3 तक ट्रांजिशन करनी होती है। ये एक्चुअली आपको सीखना है कि किस तरह आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक ट्रांजिशन करके जाना होता है। अगर आपको अंदाजा होता है कि मेरा एक पैराग्राफ जिसमें मैंने पहले सबसे पहले टॉपिक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, यानी टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में मैंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, फिर टॉपिक सेंटेंस दिया। पैराग्राफ नंबर 4 में मैंने सोल्यूशन पहले दे दिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स दरमियान में डिस्कस किया, टॉपिक सेंटेंस एंड पर लिख दिया। अब यकीन नहीं करेंगे कि जो एस्पिरेंट्स इवेल्युएशन के लिए मुझे अपने एसेज भेजते हैं उन्होंने ये ब्लंडर भी किया होता है। उन्होंने ये ब्लंडर भी किया होता है कि वो एक पैराग्राफ में अगर टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पहले एग्जाम्पल देंगे, इसके बाद फिर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करेंगे, फिर वो कोई सोल्यूशन दे देंगे। अगर थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ लिखा है तो उसमें भी सेम यही जो है ना वो सिमेट्री मतलब नहीं होगी। ये सब कुछ होगा जो मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा एक अजीब सा स्ट्रक्चर जिसे देखकर इंसान खुद परेशान हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं आपके ऐसे पे कह रही हूँ कि नहीं आपका ऐसे अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं लिखते, तो एफपीएससी के एग्जामिनर के सामने हम जैसे लोग तो अभी बहुत कम नॉलेज रखते हैं। डेफिनेटली हम तो उनके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी के लिए एफपीएससी एक ऐसा अच्छा इदारा है जो ये कोशिश करता है कि आप बहुत साउंड तरीके से पेपर्स देके आए और आपकी जो चेकिंग होती है वो इतने अच्छे तरीके से होती है कि आप में से वाकई ही उन लोगों को चूज किया जाता है जो इस काबिल होते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में इंडक्ट किया जाए। वहां पर जाकर ऐसी एब्सर्डिटी के साथ, ऐसी इनडेडिकेसी के साथ लिख देना कि आपको ये भी ना पता चले कि आपके एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है और दूसरे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये चीज जो है ना आपको सीएसएस एसए में फेल कर देती है। सीएसएस एसए को लिखने के लिए जहां हमारे पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, वहीं आपको टॉपिक स्टेटमेंट पे भी फोकस्ड रहना होता है। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर की बात है कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लिखते आ रहे हैं और बहुत सालों से लिखते आ रहे हैं। उनके लिए इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना या इंग्लिश ग्रामर की बुक्स पढ़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक्स को ना भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर वो ये कोशिश करें कि मतलब जो लिखते आ रहे हैं वो तो लिखते ही आ रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ईडियम्स लिखें, वोकैबुलरी के जो अच्छे वर्ड्स होते हैं वो लिखें, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। फैंसी वर्ड्स लिखने में और अच्छे वर्ड्स लिखने में फर्क होता है। हमेशा स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हमें मैडम नायाब ये समझा रही हैं कि फैंसी वर्ड्स लिखो, जबकि मैं ये कभी भी नहीं समझा रही होती कि आप फैंसी वर्ड्स लिखें। मैं आपको ये समझा रही होती हूँ कि आप अच्छे वर्ड्स लिखें। देखिए, क्रूशल एक अच्छा वर्ड है, क्रूशल, एमिलोरेट एक अच्छा वर्ड है, स्टुपेंडस, कमेंडेबल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना तो इनमें कोई चीज फैंसी होती है, ना ही ये वर्बोसिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, वर्बोसिटी जो वर्ड्स क्रिएट करते हैं वो फिर एक ही लाइन में 4-4, 5-5 वर्ड्स को लिख देना वोकैबुलरी के, आप तो खुद इस तरह इंटेंशनली डॉज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को डॉज कर रहे होते हैं, यानी आप एक आर्टिफिशियल किस्म का एक्सप्रेशन बिल्ड कर रहे होते हैं जो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि यस ये एक आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन है, इसमें किसी किस्म के बच्चे ने मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ ये किया कि इसने वर्ड उठाया है, उसकी जगह सिनोनिम को रिप्लेस कर दिया। इस तरह ग्रामर कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। जो ग्रामर के बिगिनर्स हैं उनको तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप सबसे पहले रन एंड मार्टिन की बुक देखें, हाई स्कूल ग्रामर, उसे देखें। उसमें से इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इन्हें पढ़ना शुरू करें। इनके जो एसोसिएटेड रूल्स होते हैं वो भी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, रूल्स पढ़ना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ही होते हैं। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप देखें कि क्या मैंने डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये रूल पढ़ लिया कि जब पास्ट कंटिन्यूस अंदर होगा और बाहर पास्ट होगा तो अंदर पास्ट कंटिन्यूस किस फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, आपको ये रूल का अंदाजा हो गया। जब आप खुद लिखते हैं तो एटलीस्ट अगर आपके पास इवेल्युएशन के लिए कोई टीचर नहीं है तो आप ये तो चेक कर सकते हैं ना कि क्या मैंने एक्टिव पैसिव का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो रूल अप्लाई किया है अपनी राइटिंग पे या नहीं किया। अगर मैंने टेंसेस सीखी है, मैं टेंसेस लिख रहा हूँ या मैं टेंसेस लिख रही हूँ, ठीक है, और मैंने टेंसेस को लिखते हुए डस की जगह डू लगा दिया है, सिंगुलर की जगह प्लूरल लगा दिया है, तो एटलीस्ट इतनी रन एंड मार्टिन जैसी बुक पढ़ने के बाद या कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक पढ़ने के बाद एक एस्पिरेंट को खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली मैंने लिखना ये था पर मैंने ये लिख दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम तो ये है कि सेल्फ इवेल्युएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन हम नहीं करते।
सेल्फ इवेल्युएशन हम नहीं करते, हमें शौक नहीं है सेल्फ इवेल्युएशन का। हम कहते हैं बस जल्दी से हमें कोई टीचर मिल जाए जो हमें इवेल्युएट कर दे। टीचर की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन टीचर की जरूरत तब होती है जब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो बेसिक लेवल पे एक्टिव पैसिव सीखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना या टेंसेस को सीखना, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए तो आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूव होता जाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो बिगिनर्स हैं, जो हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि मैडम मैं बिगिनर हूँ, या मैंने अभी एफएससी की है, मैंने एफए किया है, मैंने बीए किया है, अभी मैंने 2025 में अटेम्प्ट देनी है, 24 में अटेम्प्ट देनी है, तो आप बताएं कि मैं बेसिक ग्रामर को कैसे इंप्रूव करूं। उन सब लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये कि आप ब्रेन एंड मार्टिन या ऐसी कोई भी सिंपल ग्रामर की बुक देखिए, उस ग्रामर की बुक को स्टडी करें और छोटे जुमले बनाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको अंदाजा होगा कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की ब्यूटी में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करना सीखें। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो 2022 में अपेयर होने वाले हैं और उनके इंग्लिश एक्सप्रेशन की, उनके लिए तो मैं ये बता दूं कि उनकी बेसिक ग्रामर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने अभी बेसिक ग्रामर पे काम करना भी शुरू नहीं किया तो फिर इट्स टू लेट। आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अगस्त और सितंबर में अपनी बेसिक ग्रामर पे काम कर लें और इसके बाद आप सितंबर से मतलब अक्टूबर से आप लिखना शुरू कर दें सीएसएस के लेवल पे आके, ठीक है, एफपीएससी के लेवल पे आके आप लिखना शुरू कर दें और साथ साथ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करें। एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है, एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। एक्सप्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, देखिए वर्ड देखें कि अगर आपने एक वर्ड एक दफा लिखा है, आपको अंदाजा हो गया कि मैंने गुड लिखा है और 4-5 लाइंस के बाद मैंने फिर गुड लिखा है और 8-10 लाइंस के बाद मैंने फिर गुड लिखा है, तो ये एफपीएससी के एग्जामिनर को ये बात पसंद नहीं आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर मैंने एक दफा एक वर्ड लिखा है तो मैं उसे जल्दी से जल्दी अच्छे वर्ड के साथ रिप्लेस करूं, ठीक है। मैं गूगल पे सर्च करूं कि गुड का सिनोनिम क्या होता है, इम्प्रूव का सिनोनिम क्या होता है, बायलेटरल का सिनोनिम क्या होता है, और अगर मैं इस तरह ये सीख लूंगा कि किस तरह सिनोनिम्स को प्रॉपर तौर पर रिप्लेस किया जाता है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन इंप्रूव करने के लिए सिनोनिम्स को रिप्लेस करना आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ना ही हम कोई अंग्रेजी दान है, ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि आप ये कोशिश तो कर सकते हैं ना कि आप कम से कम ये ट्राई करें कि आप सिनोनिम्स को ग्रेजुअली रिप्लेस करें और साथ साथ प्रॉपर ग्रामर देखें। कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं, एस्पिरेंट्स मुझे ये कहते हैं, मैडम अगर मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया तो कौन सी कयामत आ गई है, अगर मैंने फुल स्टॉप नहीं डाला तो आपने मुझे किस बात पे फेल कर दिया। देखिए, अगर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आपने कैपिटल लेटर की मिस्टेक की है तो आपने गलती की है, तो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर की मिस्टेक करने की गलती, मतलब मैंने कैपिटल लेटर की मिस्टेक की ही नहीं है, ठीक है। मैंने अपने पेपर में अपनी आउटलाइन को लिखने के बाद बहुत ध्यान से चेक किया कि क्या मैंने ऐसा तो नहीं कहीं स्मॉल लेटर रिप्लेस कर दिया जहां पर मैंने कैपिटल लेटर लगाना था, या फिर मैंने कहीं कैपिटल लेटर लिख दिया जहां पर मैंने स्मॉल लेटर को जो है ना वो लिखना था, यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाना था, कहीं कोमा तो नहीं लग गया, कहीं सेमी कॉलन चाहिए था वहां मैंने कॉलन तो नहीं लगा दिया। अगर आप यही समझ लें कि कॉलन कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, पंक्चुएशन कहाँ पे होगी, अगर आप इन बातों को सबसे पहले समझ लें तो एक्सप्रेशन से पहले आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मैं आज तक सारी जिंदगी इतना गलत लिखता आया हूं, मुझे यही नहीं अंदाजा कि सेमी कॉलन और पैरेंथेसिस इनका एक्चुअली इस्तेमाल होता क्या है। मुझे ये किसी मेंटोर ने तो नहीं सिखाया कि पंक्चुएशन कैसी होनी चाहिए, लेकिन मैंने अच्छी बुक से ये खुद पढ़ा कि अगर मैं फुल स्टॉप को इस्तेमाल कर रही हूँ तो फुल स्टॉप के कौन कौन से यूजेस होते हैं, अगर मैं कोमा को इस्तेमाल करूं तो उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैंने ये देखा कि एक्टिव पैसिव जो आर्टिकल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये तमाम के तमाम टूल्स इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को बहुत आराम से सीख सकते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है जिसको आप लोग बहुत परेशानी से कहते हैं। क्योंकि एज पेरेंट्स के मुझे डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे यही मैसेजेस आते हैं, मैडम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैडम इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मैडम इंग्लिश ऐसे कैसे होगा, मैडम मुझे इंग्लिश ऐसे नहीं आ रहा। मैं आपको ये जरूर बताती हूँ कि हाँ इंग्लिश ऐसे मुश्किल है, उसको करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कहती हूँ साथ साथ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है और अगर आप लैंग्वेज पे प्रॉपरली मेहनत करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उस पर अबूर ना हासिल हो जाए। कमांड लेना किसी लैंग्वेज पे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये भी कहूंगी ईडियम्स भी रिप्लेस करें, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि ईडियम से वर्बोसिटी होती है, एक इतदाल में रह के बैलेंस रखते हुए ईडियम्स को इस्तेमाल करें। एजिल्स हील्स या फिर ऑलमाइटी डॉलर ऐसे, या एज इल लक वुड हैव इट, ऐसे ईडियम्स को इस्तेमाल करने से आप
कि पेपर में किसी किस्म की वर्बोसिटी नहीं होती, लेकिन एतदाल में रह के किसी चीज को ऐसा इतना बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, इतने ईडियम्स नहीं कि एक पैराग्राफ में 8-10 ईडियम्स नहीं डिस्कस करने, या ऐसा नहीं करना कि हर पैराग्राफ में ईडियम्स डिस्कस करते जाओ। इतदाल रखना है, एक मयाना रवि रखनी है। जब आप मयाना रवि के साथ ईडियम्स को डिस्कस करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो सिर्फ वर्बोसिटी समझे। डेफिनेटली वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो आपको कंसीडर करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा, कामरान अली आपने पूछा है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करते हैं। कामरान आप ये देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली 3 काइंड्स के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेकिन कंपाउंड कम्प्लेक्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगी, एक्चुअली 4th काइंड में मुझे जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप इन तीनों की फॉर्मेशन नेट पे देखोगे ना, मैंने यूजली कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियोस बनाऊं, लेकिन आगे आपकी ग्रामर को सॉल्व करने के लिए भी, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो बताने के लिए भी मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि ASP नयाब रमजान के नाम से है, उस पे मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूछ रहे हैं, एक मिनट वेट कीजिए। आप अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूछ रहे हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सिंपल में आप डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कोई क्लॉज नहीं होती। अगर आप कंपाउंड की बात करें उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं मिनिमम, ठीक है। और अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं होता। आपका ये कंसेप्ट कि कम्प्लेक्स, मैडम ने एक वीडियो में कहा था कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप तो कह रही हैं कम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कम्प्लेक्स लिखो, मैंने कहा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखो। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने में और कम्प्लेक्स लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। और जो लोग लिखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्टिक हो चाहे वो एकेडमिक हो, उन्हें पता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन कैसे ब्यूटी क्रिएट करता है एक्सप्रेशन में। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल लिख रहे हैं तो 3000 लफ्ज ऐसे कि आप सिंपल से लिखते जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतना ज्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वही करते जाएं। आप एक मयाना रवि तैयार करें और सबका जो है ना मिक्सचर हो। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा शानजे मैडम, आपकी वीडियो कौन से चैनल पे है? मैंने आपको बताया ASP नयाब रमजान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक तो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं, लेकिन ASP नयाब रमजान आप लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप मुझे अपने फेस से रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला ने पूछा है मैडम अब प्रेपरेशन स्टार्ट करना ठीक रहेगा विद 4 आवर्स डेली जॉब। अच्छा अब्दुल्ला, मैं इस बारे में आपको ये बता दूं कि कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं CSS नहीं कर सकता। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, और आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस कि आपने इस फोरम पे अभी ये क्वेश्चन उठाया। लोगों का ये बहुत ज्यादा पूछना होता है कि मैडम हमें ये बता दें कि हम जॉब करते हैं, हम CSS कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपका स्टेमिना इतना है कि आपको लगता है कि मुझ जैसा एक आम बंदा जो कि कोई जॉब नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने लास्ट 4-5 मंथ्स में हर तरह की एक्टिविटी छोड़ के सिर्फ CSS की प्रेपरेशन को टाइम दिया, इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा है कि 2020 के करंट अफेयर्स में 2018 में तो तैयार नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मुझे अंदाजा था कि मैंने करंट अफेयर्स लास्ट मंथ्स में तैयार करने। और मैं अपने आप को कोई इतना फास्ट लर्नर भी नहीं कहती कि अचानक मुझे सब कुछ याद हो जाता था। 2 के 4-5 मंथ्स मोर देन एनफ होते हैं, बिल्कुल मोर देन एनफ होते हैं, आप बहुत आराम से मंथ्स में तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप 6 मंथ्स ले लें, आप रोज जॉब से आने के बाद 4 आवर्स या 5 आवर्स पढ़ें, लेकिन जरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। आप कोशिश करें कि आप पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, नीयत से जो है वो तैयारी करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप CSS ना करें। हम फॉर एग्जांपल मैं 9 आवर्स पूरे दिन में पढ़ी, तो हो सकता है कि आप 2 घंटे में वही तैयार कर लें जो मैंने 9 आवर्स में किया, तो आप में और मुझ में तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना फिर। इसीलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात का CSS की प्रेपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप CSS में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 कि आप जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी कि लास्ट डेज में, जैसे जनवरी है या फेब का स्टार्ट होता है, तब आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए ऑफ ले लें, आप घर पे रहें और घर पे रह के तैयारी करें। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि लास्ट डेज में आपने रिवीजन करनी होती है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होती है। 2 कि आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब ना कर रहे हो, लेकिन आपका गोल एक्चुअली ये होना चाहिए कि मैं FPSC के सिलेबस को कंप्लीट कर लूं और उसके सारे एस्पेक्ट्स, जो भी हर टॉपिक के एस्पेक्ट्स होते हैं, डोमेन्स होती हैं, उन्हें तैयार कर लूं। अगर आप जॉब के साथ उसे वेल मैनेज कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब भी करते रहें और साथ साथ CSS के लिए तैयारी भी करते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, गुलाम मुस्तफा आपने कहा माई बैकग्राउंड इज MCOM, सजेस्ट मी ऑप्शनल्स। मुस्तफा, मैंने अभी अभी बताया कि ऑप्शनल्स
आपने वो रखने हैं, एक्सक्यूज मी, ये लाइट ऑन कीजिए। ऑप्शनल्स आपने वो रखने होते हैं जो कि आप, जिसमें आपको लगता है कि मुझे कमांड है, आप वही ऑप्शंस रखें जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपको लगता है आप एमकॉम का आपका बैकग्राउंड है, तो जरूरी नहीं कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं। अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की मुझे बहुत अच्छी समझ आती है, तो आपको वही करने चाहिए। एक दफा उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी, आप सब एफपीएससी की वेबसाइट पे देख लें कि कौन कौन से जो है ना वो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। उन टॉपिक्स को देखकर फिर आप जो है ना डिसाइड करें कि क्या मुझे ब्रिटिश हिस्ट्री अच्छी आती है या मैं यूएस हिस्ट्री में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। यही बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको एमकॉम में पढ़ा हुआ यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें बहुत बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को रखें। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, दे आर वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर द एस्पिरेंट्स। अच्छा, जिशान हैदर सईद, 8 मंथ्स में सीएसएस की तैयारी की जा सकती है, 4 मंथ्स में भी सीएसएस की तैयारी की जा सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितने घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जुल्करनैन मैम, विल यू प्लीज गाइड अस अबाउट द टाइम टेबल एंड हाउ टू डील लेंथी सब्जेक्ट सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस। जुल्करनैन, देखो टाइम टेबल हर बंदे का अपने हिसाब से होता है, हर एस्पिरेंट का। मेरा टाइम टेबल ये था कि मैं एक दिन करंट अफेयर्स करती थी, यानी करंट कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, नेक्स्ट डे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाती थी, फिर मैं थर्ड डे जो है ना उन्हीं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को, जो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं या और संडे को मैंने कंपलसरी किए हैं, तो ट्यूसडे को फिर मैं कंपलसरी की रिवीजन करूंगी। इसी तरह मैं थर्सडे को फिर डेफिनेटली ऑप्शनल की रिवीजन करूंगी, क्योंकि रिवीजन करना सीएसएस में सबसे बड़ा काम है। आप 10 साल पढ़ लें, 15 साल पढ़ें, लेकिन अगर आपके जो नोट्स बने हैं, जो आप इतने बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं, उन्हें अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते लास्ट डेज में, फिर सीएसएस में आपको डाटा याद ही नहीं रहता आपने क्या पढ़ा होता है। इंसान की ह्यूमन मेमोरी इतनी शॉर्ट तो जरूर होती है कि रिटेंशन के लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है, और अगर आप रिटेन करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करें कि अगर आपने आज कंपलसरी किया है, साथ साथ रिवीजन का भी टाइम मैनेज करें, ठीक है। मैं टाइम टेबल के बारे में तो ऐसा नहीं बता पाऊं, क्योंकि हर एस्पिरेंट के लिए अपना टाइम टेबल होता है। फिर भी जुल्करनैन, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हुए साथ साथ ये कोशिश करें कि आप रिवाइज करें। अगर आपको लगता है आज इस्लामियत पढ़ी है, मैं आज इस्लामियत को रिवाइज कर सकता हूँ, या कल इस्लामियत को रिवाइज करूंगा, आज इस्लामियत के साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता हूँ, तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि मैम लेंथी सब्जेक्ट्स को कैसे देखें, सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पास्ट पेपर्स से एक दफा अंदाजा कर लें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, पहले उन्हें तैयार कर लें अच्छे से। आपको अंदाजा हो गया ना कि वो पहले पूछता ही, वेस्टर्न फिलोसफर्स की बात करें तो वो पहले पूछता ही 6 या 7 वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, या यूजुअली 10 फिलोसफर्स तक चला जाता है, जबकि सिलेबस में 20-25 फिलोसफर्स है मेरा ख्याल है। आई होप सो इतने ही है, 20 है मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं पहले 10 बहुत अच्छी तरह से तैयार कर चुका हूं, तो जंप टू द नेक्स्ट पोर्शन। अब नेक्स्ट पोर्शन पे जंप करो, नेक्स्ट पोर्शन की तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में फिर उन्होंने बताया होगा कि मतलब वेस्टर्न फिलोसफर्स कर लिया, मुस्लिम फिलोसफर्स की तरफ आ जाओ, तो उसमें भी पहले 4-5 इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे अंदाजा ये है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये पेपर में आ जाएंगे, उनकी तैयारी करना पहले शुरू करो। इसके साथ साथ जब आपको लगे कि मेरे स्मार्ट टॉपिक्स तैयार हो गए, तो स्मार्ट टॉपिक्स के बाद जो आपके पास टाइम बचे, फिर दूसरे टॉपिक्स को एक दफा देख लो। अगर टाइम ना बचे तो फिर इंशाल्लाह होप सो इतनी तो पेपर में चॉइस जरूर होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो डिस्कस कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब्दुल हफीज शाह सैयद, एनी बेस्ट इंस्टीट्यूशन विच कैन हेल्प द स्टूडेंट इन सीएस एग्जाम? बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें। हर एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी करता है, वो गाइडेंस ले सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ स्टडी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आपको उसकी आदत है, तो फिर आपको इंस्टीट्यूशंस को या टीचर्स को इवेल्युएशन के लिए ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करें, लेकिन सबसे पहले सेल्फ स्टडी की अहमियत है। सेल्फ स्टडी को आप कभी भी सीएसएस की प्रेपरेशन में इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, नहीं बोला, मैं इस बात को मानती हूँ, ठीक है। उमैर रोशान ने पूछा मैम सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में लिखने चाहिए ऐसे में? अच्छा उमैर, ये देखो कि मैंने जब पैसिव वॉइस की लास्ट अपनी वीडियो में बात की थी, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि पैसिव वॉइस से मुराद है कि हर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाते रहो। डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में
ग्रामर में किसी चीज को ऐड किया गया है तो डेफिनेटली वो ब्यूटी क्रिएट करने के लिए ऐड किया गया है। अगर आपको लगता है कि आप 3000 वर्ड्स का एसे सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस लिखते हुए, एक्टिव केस के सेंटेंसेस लिखते हुए कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप जरूर करें। लेकिन मेरी एडवाइस ये थी, मेरी हम्बल और मेरी लो एडवाइस ये थी कि आप हर चीज को इस्तेमाल करें, हर चीज आप इस्तेमाल करें। हर आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी टूल है ना, चाहे वो वोकेबलरी होगी, चाहे वो ईडियम्स हो गए, चाहे वो एक्टिव है, पैसिव है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, आप कोशिश ये करें कि जहां तक पॉसिबल हो आप हर टूल को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, हर टूल को यूटिलाइज करें। आप टूल्स को यूटिलाइज करेंगे तो फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे। मैं क्वेश्चंस फेसबुक से देख रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप एट दैट टाइम, तो इसलिए जो आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे इसके बाद मैसेजेस कीजिएगा। पहले मुझे फेसबुक पे जो क्वेश्चन पूछेंगे आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन फेसबुक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। मिस क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में कोई गाइडलाइन दे दें। जकरिया समून। जकरिया, ना मेरी सोशियोलॉजी थी ना मेरी क्रिमिनोलॉजी थी, दो के मेरा बैकग्राउंड लॉ से था, फिर भी मैंने क्रिमिनोलॉजी को नहीं ऑप्ट किया, इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा था कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो मुझे प्रॉपर नहीं आ सकेगी, इसलिए एप्लीकेशन जो है वो मुझे नहीं आ सकेगी और मैं उस सब्जेक्ट की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। स्मार्ट वर्क करें और लिखें लिखें। अगर आपको लगता है क्रिमिनोलॉजी आपको बहुत अच्छी आती है तो फिर क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करें, अगर सोशियोलॉजी आती है तो वो करें, और एक दफा लैंग्वेज को भी जरूर कंसीडर करें कि लैंग्वेज एक अच्छा मार्क्स देती है अगर आप उसमें मेहनत करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। असमतुल्लाह, मेरा ख्याल है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें कि हमें किस सब्जेक्ट में जो है ना वो अबूर हासिल है, हमें किस सब्जेक्ट पे कमांड है, फिर हम डिसाइड करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो। गुलाम मुस्तफा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इसने पूछा है कि मैम काइंडली टेल मी हाउ टू प्रिपेयर सीएसएस एग्जाम ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडी एज अ बिगिनर। मैंने अभी बताया है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पे काम करना है, क्योंकि आपको एक दफा ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी हो जाए, आपका एक्सप्रेशन इतना अच्छा हो जाए, फिर तो सिर्फ नॉलेज रह जाता है। और नॉलेज लेने के लिए आप चाहे किसी टीचर को ज्वाइन करें ना करें, नॉलेज लेने के लिए आपके लिए यूट्यूब की वीडियोस और अच्छी किताबें मोर देन एनफ है, इतनी ही काफी होती है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप कुछ और करें। जब आप ये समझ जाते हैं कि मुझे इंग्लिश ग्रामर पे अबूर है, मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर कैसे लिखते हैं, मुझे अंदाजा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आता है, मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, लेकिन मैं सिर्फ एक वैसे जनरल बात कर रही हूँ कि मैं मान लेती हूँ कि मुझे लिखना आता है। अगर मुझे लिखना आता है तो फिर मैंने कोई वाक्य अगर देखा भी होगा ना, कोई वाक्य मैंने एनालाइज भी किया होगा, कोई वाक्य देखा भी होगा, तब भी मैं बहुत आराम से उसे अपने वर्ड्स में कोट कर सकती हूँ, मैं बहुत आराम से अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी कि मैंने कोई किसी किताब में मैं एक्सप्रेशन पढ़ूं, मैंने कहीं देखा है लिखा हुआ तो मैं उस लिखे हुए को कॉपी करूं। जब मुझे ये पता चल जाएगा एक दफा कि लिखना कैसे होता है, ठीक है, जब मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि लिखना कैसे होता है, हम क्या क्या तरीके अडॉप्ट करें और किस तरह एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीजें मैंने इन पे अगर कमांड हो जाएगी ना मेरी, तो फिर मेरे लिए किसी देखे हुए वाक्य को लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। और यही एक एस्पिरेंट, विजिलेंट एस्पिरेंट यही करता है कि वो अपनी राइटिंग पे काम करता है। पढ़ने पे तो वो काम करता ही करता है, लेकिन वो अपनी राइटिंग पे काम करता है, वो अपने राइटिंग एक्सप्रेशन को इतना अच्छा कर लेता है कि इसके बाद अगर वो किसी वाक्य को देखे तो वो लिखे। कल मेरा एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर मुझे जेंडर वायलेंस पे ऐसे आता तो मैं कभी भी ये ना लिखती, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी मुख्तार माई केस को डिस्कस ना करती, मैं ज़ैनब रेप केस को डिस्कस ना करती, दो के दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती कि मैं नूर मकदम केस को डिस्कस करूं, मैं नसीम बीबी के केस को डिस्कस करूं, क्योंकि ये रिसेंट जो है ना वो हैपनिंग्स हैं। और जब आप रिसेंट और करंट लिखते हैं पेपर में तो फिर आप अच्छा, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करते हैं, चाहे वो एसए का पेपर हो जाए या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, राजा बाबर आजम, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, आप मेरी वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा देख लीजिएगा, यू विल कम टू नो कि मैंने आपके सवाल का जवाब अभी दिया है। अच्छा, जीमल हुसैन, आपने कहा ना तो मैं सीएसएस की स्टूडेंट हूँ ना मैं करना चाह रही हूँ, आई थिंक हाँ, ना कभी किया है, ठीक है, लेकिन हमारे टीचर्स कहते हैं कि ट्राई टू राइट करेक्ट आंसर rather than explaining सेम लाइन मेनी टाइम्स।
यस डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी ट्रू। आपको बहुत ट्रू द पॉइंट आंसर लिखना होता है सीएसएस में। इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि फॉर एग्जाम्पल उसने आपको स्टेटमेंट दिया, या अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस कर रही थी कि उसने आपको ये स्टेटमेंट दे दी कि शेख अहमद सरहिंदी इज नोन एज द रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलीनियम, ठीक है, रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलीनियम। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी होती है कि आप ये साबित करें कि हाउ इज ही द रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलीनियम, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना कि शेख अहमद सरहिंदी अब पैदा हुए थे, शेख अहमद सरहिंदी तब पैदा हुए थे, शेख अहमद सरहिंदी जो है उनके ये काम है। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है ना क्वेश्चन की, आपने कोशिश करना है कि आप स्टेटमेंट को क्वेश्चन की समझ के उस स्टेटमेंट को या तो प्रूव करने की कोशिश करें विद द पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स, या ट्राई टू प्रूव द आर्ग्यूमेंट्स इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप नेगेटिव सेंस में जाकर सारा का सारा एक्सप्लेन करें, सारे आंसर को दें। आप एक दफा अंदाजा कर लें कि क्या मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि यस ही इज द रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलीनियम, डेफिनेटली ही इज। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई और स्टांस है इस पे, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप कुछ और कह सकते हैं, लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल होने चाहिए, इतने पावरफुल होने चाहिए कि इसके बाद कोई कसर ही ना रह जाए। आपने बहुत स्ट्रांगली, बहुत समझदारी के साथ सीएसएस में हर क्वेश्चन को टैकल करना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट को देखना होता है, ये नहीं देखना होता कि मुझे शेख अहमद सरहिंदी पे बहुत ज्यादा कुछ आता है तो मैं शेख अहमद सरहिंदी पे बहुत कुछ लिख दूं। उसने आपसे सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही पहलू पूछा है, ये कि वो रिफॉर्मर है सेकंड मिलीनियम की या नहीं। आपने सिर्फ इसी पे रहना है, वेरी टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। सेम लाइन को बार बार लिखने से डेफिनेटली बेहतर है कि आप टू द पॉइंट बात करें, लेकिन कोशिश करें कि आप टू द पॉइंट भी ऐसे बात करें कि वो 4 to 5 पेजेस पे चली जाए। गुलाम अली आपने पूछा कि प्लीज शेयर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर कंपल्सरी व्हाट यू हैव रेड। देखो मेरी स्ट्रेटजी सबसे पहले बुक्स पढ़ने से पहले ये थी कि मैं हर टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च किया करती थी, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि वो पुराना जमाना था जब आप सिर्फ किताबों का इस्तेमाल करते थे। अगर नूर मकदम केस हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी किताब होगी जिसमें नूर मकदम केस शाया हो गया हो, ठीक है। ऐसे केसेस को पढ़ने के लिए हमें हर वक्त इंटरनेट जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, हमें हर वक्त सोशल मीडिया को देखना चाहिए, बाकी हमें मीडिया को देखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ है, ठीक है। हमारा नॉलेज इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये पता हो कि पाकिस्तान में 5 मिनट पहले क्या हुआ है। हमारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि 2014-12 में क्या हुआ है। दो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये जरूर कोशिश करें कि आप उस बात पे लिखें जो कि आपसे पूछा जा रहा है, और बड़ा रीसेंट लिखें। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने सबसे पहले हर टॉपिक को इंटरनेट से सर्च किया है। आप ये देखिएगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कल भी बताया था, गूगल में जब आप गूगल में कोई टॉपिक सर्च करते हैं, जैसे यू राइट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को आप सर्च करते हैं, वहां पर न्यूज सेक्शन होता है, आप न्यूज सेक्शन को क्लिक करें। जब आप न्यूज सेक्शन को क्लिक करेंगे ना, नीचे आप देखिएगा इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ जाएंगे, इतने अच्छे आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप कहेंगे मैम मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन नॉलेज खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। नॉलेज इतना ज्यादा है कि वो खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। रिकमेंडेड बुक्स एफपीएससी की मैंने पढ़ी थी डेफिनेटली, लेकिन 1-2 किताबों से ज्यादा मैं किसी सब्जेक्ट पे 4-5-6 किताबें पढ़ने के हक में नहीं हूँ। हाँ, मैं इंटरनेट से स्टडी करने के हक में हूँ कि हर एक टॉपिक को उसी वक्त सर्च किया जाए कि इसके करंट सिनेरियो क्या है। अगर आप प्लेटो या एरिस्टोटल को भी देख रहे हैं ना, तो वो भी एटलीस्ट देखेंगे क्या इस पर कोई रिसेंट आर्टिकल शाया हुआ है, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो सके। इनोवेटिव सोल्यूशंस लिखेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इनोवेटिव सोल्यूशंस नहीं लिखेंगे तो इनोवेटिव मार्क्स और अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, साकिब मुरई आपने कहा इन विच पार्ट ऑफ द एसे वी कैन राइट क्रिएटिव थॉट्स। अच्छा, आपका साकिब एक्चुअली आपका पहली लाइन से लेकर आउटलाइन की पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आपका सब कुछ क्रिएटिव होता है। रटलाइजेशन, रोड लर्निंग बिल्कुल भी नहीं पेपर में करनी। ऐसा लगी ना कि आपने कुछ जो है वो याद किया हुआ है, एक्सेप्ट इसके कि हाँ स्टैटिस्टिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग्स ये हैं, इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ही हैं, पाकिस्तान की पोर्ट्स ही हैं, आप उन्हें डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ रटा लगा के, फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है जेंडर, मैडम ने आपने कहा जेंडर स्टडी या फिर जेंडर वायलेंस सीन्स फोक टेल इन पाकिस्तान, तो मैं सेम लाइन कोट करके लिख दूं। इस तरह की जो है ना वो बात नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में। रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, गुलाम मुस्तफा मेरा ख्याल है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अच्छा, मलिक जेब आपने कहा हाउ लर्न पेयर ऑफ द वर्ड्स। जेब देखो, एक तो सिंपल तरीका तो यही होता है कि आप सेंटेंस में लिख लिख के देखो, ठीक है। और क्या क्या तरीके, रोल और रोल में क्या फर्क होगा, डेफिनेटली आप लिख कर देखोगे तो ये आपको अंदाजा होगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि अब मुझे नहीं याद हो रहा, तो उसके लिए सिंपल सी बात नहीं है कि आप 2 वर्ड्स को रिकॉर्ड करो, अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही सुनो तो आपको याद हो जाएगा। आई यूज टू रिकॉर्ड द वर्ड्स, जब मुझे नहीं याद होते थे वोकैबुलरी के भी और पेयर ऑफ वर्ड्स भी, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड किया करती थी और फिर उन्हें सेंटेंसेस में लिख कर भी देखा करती थी। ठीक है, यानी मैं कह रही हूं ना कि बेयर और बेयर में क्या फर्क है, तो मैं खुद बता रही होती थी कि BEAR ये होगा और BAR ये होगा। अपनी रिकॉर्डिंग करके फिर खुद सुनती थी। इफ यू सी माई मोबाइल तो यू विल कम टू नो कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स ही रिकॉर्डिंग्स है मेरी अपनी आवाज में। ठीक है, अच्छा। मुदस्सिर आलम, काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। मुदस्सिर, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, अगर आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करेंगे तो हम बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन उर्दू हमारी कौमी जुबान है, देयरफॉर मुझे कोशिश करनी चाहिए कि आम लोगों को समझाने के लिए जिनकी इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है और उनकी लिसनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, उनसे मैं उर्दू में बात करूं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करें, तो डेफिनेटली मैं इंटरव्यू क्लियर करके आई हूँ। इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते हैं और 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, उसमें आप उर्दू में बात नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम एक सेशन इंग्लिश में भी कर लेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ हम उन लोगों को रखेंगे जिन्हें पाकिस्तान की कौमी जुबान जो है उसमें मेरी बात सुनने का शौक नहीं, सिर्फ इंग्लिश में मेरी बात सुनने का शौक है। ठीक है, अच्छा। सजाद मुस्तफा, मैम व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स? ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, ये एक बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको भी बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि इसमें मेरे नॉलेज में अब तक नहीं आया कि इसमें किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, इस पे काम करूंगी, इकोनॉमिक्स के बारे में भी डाटा कलेक्ट करूं कि इस पे कितने लोगों ने हाईएस्ट स्कोर किया हुआ। ठीक है, अच्छा। हाउ टू प्रिपरेशन फॉर द प्रेसी राइटिंग? अल्ताफ इकबाल, अल्ताफ, मैंने प्रेसी राइटिंग सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था इंटरेक्टिव सेशन करना, तो मैंने उसमें सबसे पहले ये बता दिया है कि हम प्रेसी राइटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि हमें सेंट्रल थीम एक्चुअली फाइंड करनी होती है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम सेंट्रल थीम को फाइंड करें। हमारे लिए इस बात से कोई लिंक नहीं है कि हम सिर्फ छोटा करें। छोटा करना ठीक है, 1/3 पे आना आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेंट्रल थीम को फाइंड करके और पैराग्राफ को इस तरह लिखें कि सेंटेंस टू सेंटेंस आपका कनेक्शन हो बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, अच्छा। एज लिमिट क्या है, अदनान समी ने पूछा है। अदनान समी, बिल्कुल आप एमफिल के बाद CSS कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 30 है, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपको 32 जो है वो आपकी एज लिमिट हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपने गवर्नमेंट सेक्टर में आपने सर्व किया। फायजा शौकत ने कहा, व्हेन आई स्टार्ट स्टडी देयर इज अबंडेंस ऑफ नॉलेज, आई रियली डोंट नो हाउ टू डील विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। फायजा, स्मार्ट स्टडी करें, मैं बार बार कहती हूँ। देखें, मैंने आप हमेशा डिस्कस करती हूँ कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। रशिया या फिर बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना जब तक कि वो हमारे लिए जरूरी ना हो, मतलब हमें लिखना ना हो पेपर में, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अफगानिस्तान 1979 से पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ, उससे करंट अफेयर्स के पेपर का कोई ताल्लुक नहीं होता। करंट अफेयर्स में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अब बताओ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस क्या है, ना कि ये डिस्कस करो कि 1979 से पहले क्या हुआ था, 1979 से पहले क्या हुआ था, उससे आप एक जनरल वीडियो में देख के नॉलेज ले सकते हैं फाइजा। लेकिन कोशिश ये करो कि वो पढ़ो जो कि जिसका आपको भी अंदाजा हो कि पेपर में ये टॉपिक आ सकता है, और अगर मुझे इस पे करंट स्टेटस को डिस्कस करने को कहा जाएगा तो मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकती हूँ। अबंडेंस ऑफ नॉलेज को यही महारत आपसे देखी जाएगी कि आप दरिया को कूजे में कैसे बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा। एडवोकेट जाहिद हुसैन बरोही, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में अभी स्टार्ट पे बता दिया, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए हमें अपनी कैपेबिलिटी और ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है और क्या उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं या नहीं आते। ये बातें बाद में मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट को दिल लगा के पढ़े और बहुत अच्छा पढ़े और जब पेपर चेक कर रहा हो उसे भी अंदाजा हो जाए कि हाँ आपने इस ऑप्शन में बहुत मेहनत किया, तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक है, चलें अजान के लिए हम वेट करेंगे अब।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। मैम टेल समथिंग अबाउट बिगिनर्स। मैंने बिगिनर्स को बताया कि सबसे पहले उन्हें अपनी इंग्लिश ग्रामर पे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर पे काम करें, अपने एक्सप्रेशन पे काम करें। सिर्फ नॉलेज को ले लेना लास्ट डेज में हमारे लिए बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। मतलब लास्ट 4-5 मंथ्स नॉलेज के लिए बहुत बहुत कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, लास्ट 4-5 मंथ्स ही चाहिए होते हैं, बस इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होते। आप किसी भी सीएसएस क्वालिफायर से, सीएसएस के एलोकेटी से पूछ ले, वो आपको बताएगा कि इतने ही मंथ्स चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होते। ठीक है, अच्छा उसमें बलोच बेस्ट ऑफ लक टू यू। इसी उम्र में पैशन रखना चाहिए। 9-10 या फर्स्ट ईयर ये अच्छी एक एज है जब आपको पैशन होना चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक होता है तो कोशिश किया करें कि अपनी आने वाली जनरेशन को सीएसएस के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में गाइड करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज इतनी प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान को चलाना होता है, कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जैसे आप अपनी जनरेशन में ये शौक पैदा करते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनमें ये शौक भी पैदा करें कि वो ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करें और बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ करें। पाकिस्तान को सर्व करना आपके बच्चों का मकसद है, तो जैसे आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सबक देते हैं, वैसे साथ साथ कोशिश किया करें कि उन्हें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का भी उनमें शौक पैदा करें। अच्छा राजा नुमान, आपने पूछा कि मैम हाउ कैन वी प्रिपेयर करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान स्टडीज। जो गलती मैंने की थी, होप सो आप वो नहीं करेंगे। मैंने करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा तैयार किया, लेकिन मेरे करंट अफेयर्स में लो स्कोर लेने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे एमसीक्यूज को छोड़ना है कि मैंने 20 मार्क्स में के एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू भी करेक्ट का ऑप्शन नहीं लगाया। और जब मैं घर आई तो मुझे अंदाजा था कि करंट अफेयर्स में पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बहुत बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश एसे में मेरे 40 हैं और इंग्लिश प्रेसी में मेरे 68 हैं। इसके साथ साथ ऑप्शनल्स में भी मेरे 144 हैं। पॉलिटिकल साइंस में, जेंडर स्टडीज में 73 है आई थिंक, मेरा ख्याल है। लेकिन आप लोगों से सबसे डीएमसी शेयर करूंगी, चूंकि डीएमसी को आए बड़ी देर हो गया तो हम अपनी डीएमसी भूल भी जाते हैं। आपके साथ अपनी डीएमसी शेयर करूंगी, आप देखिएगा। आई स्कोर्ड 83 इन पंजाबी एंड 68 इन ब्रिटिश हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मेरा ख्याल है कि 49th कॉमन में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। मेरे अलावा अंजा हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ अपनी डीएमसी भी दिखाते रहें, ताकि आपको पता चले कि जब हम किसी सब्जेक्ट में जरा सी भी कोई गलती करते हैं तो हम कैसे फॉल करते हैं अच्छी पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन पे। दो कि मैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी कि मैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसएस को क्रैक कर गई। लेकिन बहुत मेहनत, अगर आप प्रॉपरली डायरेक्शन में मेहनत नहीं ना करते और आप बिल्कुल पढ़ते ही जाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है सीएसएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो पास कर लेना। नुमान ने कहा है आई एम गुड एट इंग्लिश, आई वर्कड ऑन एक्सप्रेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर टू द टी, बट माई हैंड राइटिंग इज मोर देन पुअर। नुमान, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है हैंड राइटिंग पे। चले, मैं आज आपको फर्स्ट लेसन यही दे रही हूँ कि आपने अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती सीएसएस में। लेकिन जरूरी नहीं कि उस दिन उसका मूड उतना ही अच्छा हो कि वो आपकी वर्स्ट और स्पाइटरी कर्सिव हैंड राइटिंग को भी पसंद कर ले। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है। मोहसिन दारी ने कहा ओवरलैपिंग मैटर्स अ लॉट और नॉट मैम। यस इट मैटर्स। अगर जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 रखा था, मुझे पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो पेपर 1 है यानी पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 से थोड़ा सा ओवरलैप करता है। लेकिन वो थोड़ा सा ओवरलैप करना भी आपके लिए नेमत बन जाता है अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन में काम करना आता हो, आपको लिखना आता हो और आपने प्रॉपर उसमें मेहनत की हो, कोटेशंस तैयार की हो, रेफरेंसेस तैयार की हो, तो वो जो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा होता है ना वो आपको फिर बहुत एच देता है। जब आप रिवाइज करते हैं, एक दफा पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1-2 दे लेते हैं, इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर की बारी आती है तो आपको पहले रिवाइज हुआ होता है सारा। तो ओवरलैपिंग, यस ओवरलैपिंग डज मैटर। फाहद जान, मैम मैं जब पढ़ता हूँ सर में दर्द हो जाता है, इसका मैं क्या जवाब दूं? सर में बहुत दर्द होता है, वो हर वक्त होता है, वो आपने कंट्रोल करना होता है, पैनाडोल लिया करें। आलिया मिर्जा, मैम सीएस ऑफिसर की जब एलोकेशन हो जाती है 5 साल आउट ऑफ प्रोविंस होती है अपने एरिया में। आलिया, ये जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स होती है ना, जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स होती हैं फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, इनको अपनी 3 ईयर की पॉलिसी पूरी करनी पड़ती है। रोटेशन पॉलिसी कहते हैं। जब उनकी एलोकेशन हो जाती है उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग करने के बाद 3 इयर्स उनकी रोटेशन पॉलिसी में ये है कि वो सर्व करें बाहर। ठीक है। मैं बाकी इदारों के साथ भी, बड़े अच्छे अच्छे इदारों के साथ भी सेमिनार करती हूँ, लेकिन आज मैं इंडिविजुअल बेसिस पे सेमिनार कर रही हूँ। और अगर आप लोग
यूट्यूब पे देखिए तो मेरा चैनल भी है ASP नायाब रमजान। मैं कोशिश करती हूँ कि वहां पर एस्पिरेंट्स की जनरल गाइडेंस के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूं, ताकि आपको पता चले कि CSS एक ऐसी जर्नी है जो इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपने उसे बना दिया है। प्रोफेसर AR रहमान ने कहा कि मैम मैं MS केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं CSS में अप्लाई करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक प्रोफेसर AR शाबानी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, नई मुला ने पूछा है कि टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक CSS के लिए कितनी हेल्पफुल है, प्लीज गाइड मैम। नई मुला, मैंने अभी बताया, नई मुला खिलजी, मैंने अभी बताया कि आप कोई भी बुक पढ़ ले, लेकिन बेसिक ग्रामर की बुक पढ़ना CSS की जर्नी में फर्स्ट स्टेप होता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आमना यकूब ने कहा मैडम बायोलॉजी में ग्रेजुएशन हो तो ऑप्शनल में चूज करना कैसा होगा मैम। बायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन वही बात मेरी फिर आ जाती है कि अगर बायोलॉजी में आप कंपटीशन के लेवल पे आ सकते हो तो ठीक है, उसे ऑप्ट करो। अगर नहीं आ सकते तो फिर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्ट ना करो। एडवोकेट ताहिर महमूद ने पूछा है मैडम व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शनल कॉम्बिनेशन। मुझे तो वही कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा जो मैंने रखा है, डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर हिस्ट्री में मुझे अंदाजा था कि US हिस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, दो कि ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो फिर ब्रिटिश हिस्ट्री को ऑप्ट कर लेते हैं, तो फिर मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री को रखा। और अगर मैं आगे बात करूं ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ साथ मैंने पंजाबी को रखा। मुझे अंदाजा था पंजाबी में सही डायरेक्शन में मेहनत करूंगी तो बहुत अच्छे मार्क्स मैं स्कोर करूंगी। अच्छा, असलम मजारी ने कहा प्लीज एक्सप्लेन, मेरी ग्रेजुएट AYU में है। हाँ जी, आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रायतीक, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, आप स्टार्ट से वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। शान अली, टेकनिंग एसे इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और इसके लिए आपको एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करना पड़ता है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज पे काम करना पड़ता है। चलिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज इतने सवालात का जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपके साथ आऊं तो आपके जितने भी सवालात हों मैं उनका जवाब दूं। ये पेज है मेरा पर्सनल पेज है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और साथ साथ मेरा YouTube चैनल भी है ASP नायाब रमजान के साथ साथ ASP नायाब रमजान, उसे भी साथ साथ लाइक करेंगे। होप कि जब हम नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, मुझे अंदाजा हुआ आज के आपके दिल में बहुत ज्यादा सवालात हैं जो आप पूछना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे, जब भी बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगी जिनके क्वेश्चंस अनएड्रेस रह गए हैं उन्हें मैं एड्रेस करूं। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत माजरत, आज मेरे पास वक्त की कमी है। दैफ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गिरवान।